प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना में पहले मरहले की पंचायत इंतखाबात की पोलिंग आज मुकम्मल। रियासत भर में वोटरों की बड़ी तादाद पोलिंग मराकज़ के बाहर कतारों में देखी गई। रेवंत रेड्डी ने दिल्ली दौरे के मौके पर खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से की मुलाकात, विजन डॉक्यूमेंट हवाले किया, ग्लोबल समिट और दीगर मूड पर बातचीत। SIR दरअसल बैकडोर NRC ही और एक मखसूस तबके को इंतखाबी अमल से दूर रखने की है कोशिश। लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहत से मुताल्लिक़ बहस के दौरान असद ओवैसी की कड़ी तनकीद। कांग्रेस के साबिक़ से राहुल गांधी हरियाणा, महाराष्ट्र और दीगर मुकामात पर वोट चोरी के हवाले से सबूत पेश कर चुके। अमित शाह ने चैलेंज को कबूल नहीं किया। कांग्रेस लीडर हनुमंत राव का रद्द-ए-अमल। राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ तकरीबन 1.5 घंटे तक की मुलाकात। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, 8 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स और एक विजिलेंस कमिश्नर के तकर्रुर पर तबादले ख्याल। सुप्रीम कोर्ट में तलबा तंजीमों के कायदीन उमर खालिद, साबिक़ जेएनयू स्कॉलर शजी इमाम और दीगर कई मुलज़िमीन की ज़मानत दरख्वास्तों पर हुई समाअत। अदालत उज़्मा ने अपना फैसला महफूज कर लिया। और ट्रंप इंतज़ामिया ने अमेरिकी वीज़ा की दरख्वास्त देने वाले अफराद की 5 साला सोशल मीडिया सरगर्मी जांचने का तैयार किया मंसूबा। अमेरिका में 1 मिलियन का गोल्ड वीज़ा सर्विस शुरू करने का भी ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना में पहले मरहले के पंचायत इलेक्शन की पोलिंग आज मुकम्मल हो गई। रियासत में वोटरों की बड़ी तादाद पोलिंग मराकज़ के बाहर कतारों में देखी गई। लोग पुरजोश अंदाज में अपने वोट का हक इस्तेमाल करते हुए देखे गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नतीजे के ऐलान के बाद पंचायत राज एक्ट 2018 के तहत नायब सरपंच के इलेक्शन भी होंगे। पहले मरहले में कुल 4236 सरपंच पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। मजमूई तौर पर 12,960 उम्मीदवार मैदान में थे। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 1 ग्राम पंचायत और 10 वार्ड्स में इंतखाबात तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर मुलतवी भी कर दिए गए। वारंगल के कमिश्नर पुलिस सनप्रीत सिंह ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि पुरअमन माहौल में पहले मरहले के पंचायत इलेक्शन का इनेकाद अमल में आया। उन्होंने कहा कि सुबह 7 बजे से ही वोटर्स पोलिंग मराकज़ पहुंचना शुरू हो गए थे। सिक्योरिटी के इस मौके पर वसी तर इंतजामात किए गए थे। Today, for the first phase of Gram Panchayat elections, the voting has started in Warangal District and all the 270 Gram Panchayat. So it has started at 7 in the morning. That timing is up to 1 o'clock in the afternoon. So everywhere the voting is going on peacefully, and it's very heartening to see that public have also come in large numbers to cast their votes. And after this, the counting process will start. It is scheduled to start from 2 p.m. From police side, all the arrangements have been done and everything is going on. So, what are instructions for agent? Yeah, this thing is that appeal to the public that they can come quickly now because it's already 11:15. So less than 2 hours are left now. They can come in the maximum numbers and cast their votes. And after the counting start, that time also appeal is there that they should cooperate with the police. And simultaneously any kind of victory rallies and all victory processions and all they should not take. Kindly cooperate with us and whatever this victory rallies and these things are there, they can be taken only with due police permission only, and we'll let them know. But keeping a law and order point of view, today this चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी के बशमूल कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में तेलंगाना की ताज़ा सियासी सूरत हाल के बशमूल ग्लोबल समिट के हवाले से भी तफसीली बातचीत की गई। वज़ीर आला ने समिट की कामयाबी से इन कायदीन को वाकिफ़ करवाया और विजन डॉक्यूमेंट भी उनके हवाले किया। रेवंत रेड्डी ने NCP सरबराह शरद पवार की सालगिरह तकरीब में भी शिरकत की। इस तकरीब में भी रेवंत रेड्डी की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकातें हुई। लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहत से मुताल्लिक़ बहस के दौरान हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर शदीद एतराज़ात किए और इसे बैकडोर NRC करार दिया। उनका कहना था कि अमल मज़हब की बुनियाद पर वोटरों को फहरिस्त से खारिज करने की एक पोशीदा कोशिश है। ओवैसी ने ऐवान में वाज़ेह तौर पर कहा कि इलेक्शन कमीशन शहरियत के मामलात देखने का मजाज इदारा नहीं है। आइए देखते हैं असद ओवैसी का ये बयान। Supreme Court in its Lal Babu Hussain judgment held that once an voter has been included in electoral roll,
there is a presumption that they are citizens and they cannot be removed except by an inquiry into the citizenship of the individual voter, and giving them an opportunity of hearing after informing the basis on which doubt arose concerning citizenship. What is happening now is that the Election Commission is putting the burden of proof on the voter. It is completely in violation of the Representative People Act 1950, Electoral Rules of 1960 passed by this House, and the Supreme Court judgment of Lal Babu Sen, sir. SIR, sir, has turned this head on its head and puts onus on the voters, sir. Sir, voters who were part of the electoral roll in 2025, instead of being given the benefit of presumption, are required to submit documents to prove the citizenship. The 2003 electoral roll is arbitrarily fixed as the baseline for which revision is being conducted. Sir, ECI is not a body empowered to go into question of citizenship. A power lies with Ministry of Home Affairs, Government of India, and Foreigners Tribunal created under the Foreigners Act. Sir, may I point out to you that what ECI is doing is wrong. Section 14A of Citizenship Act 1950, read with 2003 NRC rules, Section 4, subsection 2, 3, 4, 5, 6, prescribe just such an exercise of evaluation of citizenship to be conducted by central government. How is it the ECI is assuming the power given to another agency of parliament just by passing executive order? This is an occupied field. The ECI has no role to intervene. Sir, as per the ECI release, 65 lakh voters were included, whose names were included in the electoral roll after the commencement of SR exercise omitted from draft roll published on August 1, 2025. After that, sir, several lakh voters where names were included draft roll were served with show cause notice. I have the copy of show cause notice that doubts had arisen on their right to be included in the electoral roll, and they were asked to appear in person with documents to prove that they were entitled to be included in the electoral roll. Sir, on what basis did the ECI issue these notices? How did the doubt arouse? Form 6 rule has been passed by this August House. How can the ECI do it? They are violating the sanctity of a law that is passed in this August House, sir. Eventually 3.66 lakh. कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी हरियाणा, महाराष्ट्र और दीगर मुकामात पर वोट चोरी के हवाले से सबूत पेश कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से तनकीदें की जा रही हैं, जिसकी कांग्रेस लीडर हरमत राव ने शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का चैलेंज कबूल करने के बजाय अमित शाह उल्टा इस मामले को टालते रहे। में भी वोट चोरी बोल के उन्होंने डे वन से पूरा दुनिया को बताए कहाँ का अन्याय हुआ, कितना वोट कैसे, एक आदमी 4 जगह 5 जगह ऐसा वोट चोरी है। रियल वोटरों को मौका नहीं दिए, गलत लोगों को वोट का मौका दिए। इसके ऊपर उन्होंने चर्चा कर रहा था। आखिरी में पार्लियामेंट में शुरुआत हो, पार्लियामेंट में भी इसको रेस करे तो अमित शाह हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बोलता कि अरे वोट चोरी की क्या बात करे, पंडित जवाहरलाल नेहरू वोट चोरी करा, इंदिरा गांधी करा, उससे प्रधानमंत्री बने बोले। तो ये कहाँ का तरीका है, मुझे समझ में नहीं आया। अरे मर गए सवाल है, जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मर गया, इंदिरा गांधी मर गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू मर गया, उसकी किस्सा क्यों सुनाते हमको? अरे असल हुआ नहीं हुआ, इसके ऊपर चर्चा करना। हम गलती नहीं करे, ये गलत आरोप है बोल के बताने के बजाय, अरे ये मैं तो आज तक इतने दिन की पॉलिटिक्स में ये भाषा, ये बोलने का अंदाज गलत दिख रहा। अरे भाई कोई एलिगेशन लगाए तो नहीं, हम एलिगेशन का पूरा विस्तार से चर्चा, ये इंक्वायरी करके नहीं करे। हम ये गलत बोले तो हम मानते। अरे उन्होंने पूछ रहा भाई वोट चोरी हुआ हर जगह, 3 जगह चोरी हुआ, उनको उन्होंने स्टैटिस्टिक भी बताया कैसा चोरी हुआ, एक फोटो 4 जगह है। ये सब बताने के बावजूद भी अमित शाह नेहरू और इंदिरा गांधी को बदनाम करने का काम करते। मैं तो नहीं देखा, ये फ्रस्ट्रेशन से बोल रहे, ये फ्रस्ट्रेशन से अमित शाह भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को। पाइगा फैमिली के अरकान खानदान ने कहा कि हुकूमत की मंजूरी से उन्होंने बेगमपेट इलाके में अपने मकानात तामीर करवाए, लेकिन उन्हें अचानक नोटिस मिली और मुजवजा फ्लाईओवर की वजह से उनके मकानात को शदीद ख़तरा लाहक है। बख्तियार खान और दीगर अफराद खानदान ने सियासत टीवी के नुमाइंदे सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह से ख़ास बातचीत की। पाटीगढ़ इलाके के मुकामी अफराद ने भी अपना दुख दर्द कुछ इस अंदाज में जाहिर किया। मेरा नाम सुल्तानुद्दीन ख़ान है।
मैं बेगमपेट में पातीगड्ढा रोड पे पैदाइश से यहीं पर रह रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे परदादा दादी मेरे वालिद सब यहीं पर पैदा हुए और यहीं पर बड़े हुए। तो हम लोग की ये जायदाद जो है विरासत में मिली सो है। बट हम लोग अमन से रह रहे हैं कई साल से। बट अभी नवंबर में जो है गवर्नमेंट एक नोटिस दी, पेपर में भी आया और फिज़िकली भी हम लोग को सर्व करे कि वो लोग प्लान कर रहे हैं फ्लाईओवर के लिए, एक रसूलपुरे से पातीगड्ढा और एक पातीगड्ढे से नेकलेस रोड, जो हम लोग के सारे प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट कर रहा। टोटल उसमें मेरी भी प्रॉपर्टी है, टोटल 46 प्रॉपर्टीज़ अफेक्ट हो रही जिसमें मेरी है। और जो हमारी प्रॉपर्टी तो जो है इंक्लूडिंग द बिल्डिंग मोर देन 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ बीइंग अफेक्टेड। तो हालांकि गवर्नमेंट को जो है काफ़ी ऑल्टरनेटिव्स है। मिनिस्टर रोड के राइट साइड पे पूरी वेकेंट लैंड है। गवर्नमेंट के आसानी से वहाँ से फ्लाईओवर लेके नेकलेस रोड पे लेके जा सकती और फिर नेकलेस रोड से वापस मिनिस्टर रोड आ सकती, मगर ये 46। मेरा नाम बख्तियार ख़ान है। मैं यहाँ पर पूरी ज़िंदगी यही घर में रहा हूँ। ये पाटीगड्ढे की मस्जिद के नज़ीरिया के सामने है मेरा मकान। मेरे बहन का मकान भी उधर ही है, मेरा भी मकान है। ये हमारी वालदा की जायदाद थी, उसमें से हम लोग अलग अलग हिस्सों में घर बनाए। हम लोग पाएगा फैमिली से ताल्लुक़ रखते। तो 15 अक्टूबर को ऐसा हो गया कि एक अर्थक्वेक वैसा हो गया। नोटिस ला के म्यूनसिपल वाले दिए बताते हुए कि हमारी बहन का घर तो पूरा ही चले जा रहा है एक्विजिशन में, और उसके बाजू जो मेरा घर है वो एक 25% मेरा घर कट हो जा रहा। तो जब से हम लोगों को परेशानी शुरू हो गई कि ये फ्लाईओवर ना पहले से हमारे को इत्तला थी ना कुछ था, हम लोग सब सैंक्शनों से घर बनाए। हमारी बहन जो घर बनाए पूरा सैंक्शन से हटा के बनाए, गवर्नमेंट दी, और वो घर तो पूरा ही चले जा रहा। तो हम लोग बहुत ही परेशान हो गए। एनी हाउ हम लोग बल्दिया को अप्रोच करे और फिर ऑब्जेक्शंस फाइल करे। फिर 3 तारीख दिसंबर की जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर की मीटिंग में जाके ऑब्जेक्शंस फाइल करे। तो हर चीज़ हम लोग लीगली कर रहे हैं। अब आगे जाके भी जो भी है लीगल प्रोसेस करेंगे। अगर गवर्नमेंट फिर भी यहाँ से फ्लाईओवर लेके जाने का प्रपोजल कैंसिल नहीं करी। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो और हम यहाँ बेगमपेट में रहते, पाटीगड्ढा कॉलोनी में, और सालों से बरसों से यहीं हैं हम लोग। हमारी नानी यहीं थे, पाएगा पैलेस में हमारे नाना रहते थे और इधर हमारी नानी रहते थे। उसके बाद हमारे माँ बाप थे यहाँ, मम्मी पापा थे। उनके बाद हम लोगों को ये प्रॉपर्टी डिवाइड हुई 4 भाइयों बहनों में। तो हमको जो प्लॉट मिला उसमें हम लोग बहुत साल नहीं थे इधर, तो आने के बाद ये घर बना लिए। सिर्फ 5 साल पहले शुरू करे हम लोग, और अभी 2 साल ही हुए ये घर में रह के, और गवर्नमेंट आके नोटिस दे दी कि ये फ्लाईओवर बनने वाला है, फ्लाईओवर बनने वाला है और यहाँ पे पूरे घर टूटने वाले हैं। हमारा घर भी तकरीबन पूरा चले जा रहा। 2 साल भी नहीं रहे हैं हम लोग ये घर में, अब ये लोग बोल रहे हैं कि पूरा टूट जाएगा घर। तो इतनी हॉरेबल फीलिंग है ये कि आप अपना पूरा ज़िंदगी की मेहनत का पैसा एक घर में लगा दिए ताकि हम रहे, हमारे बच्चे रहे, हमारे बच्चों के बच्चे रहे। एक सॉलिड घर, एक मज़बूत फैमिली का हिस्सा होता, जिसमें सालों न जनरेशन लोग रहते। अभी यही देखो पाएगा पैलेस साहब कब के बना हुआ है वो, और अब तक चल रहा वो इतना मज़बूत। क्यों? क्योंकि लोग दिल से बनाते, घर बनाए तो मेहनत से बनाते। हम किसी को धोखा नहीं दिए, किसी कुछ नहीं। और एक बात कहना चाह रही हूँ मैं कि जब हम ये घर बनाने का इरादा करे थे तो हम परमिशन लिए, पूरे सैंक्शंस लिए, हर चीज़ करे। जब हमको कोई कुछ नहीं बोला, जितना हमको छोड़ो बोले थे उतना छोड़ दिए हम लोग। उतना छोड़ के दीवार भी बना दिए प्लॉट के बीच में, उतना जो गवर्नमेंट बोली थी उतना हिस्सा छोड़े थे। अगर हमको पहले से बोलते कि हमारा पूरा घर ही चले जाने वाला है तो हम क्यों इतने पैसे खर्च करते, क्यों इतनी मेहनत करते, जाके रह जाते थे कहीं भी एक छोटा मोटा घर लिए। जी, हम लोग पाटीगड्ढे में बहुत काफ़ी साल से है। अभी हम लोग बड़ी मुश्किल से घर बनाए। पहले हम लोग झोपड़ी में थे, स्लम एरिया में थे, बड़ी मुश्किल से घर बनाए हम लोग। अभी बस कुछ खर्चा फिटने को है भी। अभी अब नोटिस आ गई कि 2 नोटिस आ गए हमारे कि भाई यहाँ से ब्रिज आ रहा बोल के,
और वैसे भी अभी तक समझ में नहीं आया मेरे को कि पाटीगड्ढे में ब्रिज की ज़रूरत ही नहीं है। बस्ती के सेंटर से ब्रिज ले आने की क्या ज़रूरत है? ऑलरेडी राम गोपाल पेट PS वो किम्स हॉस्पिटल के सामने पूरा जंगल खाली है, कितने एकड़ ज़मीन खाली है। तो हमारी गुजारिश है रेवत रेड्डी साहब से, गवर्नमेंट के सबसे, कि ये जो ब्रिज का जो काम है आप लोग उस तरफ से ले लेंगे तो हम सबके घर में बच जाते, क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े पूरे मतलब एक फैमिली में 5-5, 6-6 आदमी हैं। G+2 बिल्डिंग है पूरा, मतलब यानी कि एक घर में 30-40 आदमी निकलते हैं हमारे पास। यहाँ के हमारे पाटीगड्ढे में हमारे घर हैं, सारे घर चले जा रहे हैं, किसी का ज़रा जा रहा, किसी का पूरा ही चले जा रहा। हमारे रफ़ीक भाई है, उनका 216 जा रहा और मेरा घर 217 जा रहा। एक पॉइंट भी नहीं बचता हमारे को यहाँ पे। और हम लोग यहाँ के ख़दीम हैं, यहीं पे रहते। जो हमारे रफ़ीक भाई उनके 4 पीढ़ी यहीं पे है थे। और हमारे पास हमारे बाबा अम्मा हम लोग सब यहीं है, बच्चों के स्कूल यहीं है, कारोबार भी यहीं पे है हम लोगों के। अब हमारे को यहाँ से जाओ बोल तो हम लोग कैसा जाएंगे बताइए आप लोग हमारे को खुद निकाल के फेंक दे रहे हैं। तो आप लोग मेहरबानी करने का हमारे को निकाल दे रहे हैं आप लोग, ऐसा मत करो। आप लोगों से गुजारिश है, हमारे घर नक्को जाने दो। बाजू से वो है जंगल है, वहाँ से आप लोग रास्ता निकाल सकते, बिल्कुल करीब है। घर तोड़ने से बदल जंगल है, जंगल से निकाल ले सकते हैं। ये हम लोग आज से नहीं, कल से नहीं, हमारे 4 पीढ़ियाँ हो गए। हमारे दादा दादी, नाना नानी सब पूरा ख़ानदान इधर का ही है। और हमारे बाबा अम्मी और हमारे जितने भी है, उसके बाद हम, हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे भी है। और हमारे को ऐसी है हालत। अब ऐसे दुनिया के बच्चियों को शादियां नहीं करके घर बना लिए, बच्चों का सोना, घर का सोना सब रख के, क्या क्या मुसीबतों से ये घर बना के आज हम लोग इतने आगे बढ़ने का सोचे। अब ऐसी हालत में हमारे को ऐसा घर निकालेंगे क्या? हम हमेशा क्या ऐसी फ़कीर बन के ही रहेंगे क्या? आखिर कब तक ऐसा हम लोग, क्या कब तक गरीबी में ज़िंदगी जीएंगे? अच्छा रहने का हमारे को भी मौका होना ना। और हमारे को जो भी है हमारे को यही दिए तो आप अच्छा है। अभी तक हमारे लोना नहीं फिटे, खर्चे नहीं फिटे, हम परेशान हैं। ऐसा सुने। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने पुराने शहर हैदराबाद का दौरा किया। मक्का मस्जिद और दीगर इलाकों में अवाम ने जगह जगह उनका वालिहाना अंदाज में इस्तकबाल किया। नहीं अन्नू, पुरानी शहर तो हमारे हमेशा दिल के करीब है, लेकिन हमारे पार्टी के अंदर जो हालात थे, मुझे सिर्फ निज़ामाबाद के तक ही सीमित किया गया था। और जैसे होता है बाद में जो डेवलपमेंट हुए, आप भी देख रहे हो कंटिन्यूसली। अभी मुझे पार्टी से बर्खास्त भी किया गया है। इसके बाद मैं इंडिपेंडेंटली पूरा तेलंगाना के दौरा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद जाके जानना है, समझना है कि कहाँ कहाँ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है। 10 साल की जो BRS हुकूमत थी, उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा आस थी कि ये हमारी तेलंगाना की पार्टी है, कि तेलंगाना का डेवलपमेंट होगा, अच्छे से होगा। हुआ भी है, लेकिन बहुत सारे काम पेंडिंग भी है। ये जो पेंडिंग काम है, अभी जो सरकार आई है, इनको तो आगे लेके जाना चाहिए, ये भी नहीं आगे लेके जा रहे। तो मेरा सिंपल यही बात है, इसमें सियासत की बात नहीं है। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रही, किसी पार्टी का नाम नहीं ले रही। जो भी पार्टी आया, क्या लोगों के मसाइल बदले या नहीं बदले, लोगों के मसाइल सॉल्व हुए या नहीं हुए, बस यही मेरा सवाल है। ये पार्किंग का प्रॉब्लम 20 साल से है। 20 साल में कांग्रेस थी, फिर BRS आई, फिर अभी कांग्रेस आई, क्या बदला? प्रॉब्लम तो ऐसा ही है, बस उसी के ऊपर मैं आवाज़ उठा। काफ़ी दिनों से आप दौरे पे हैं मैडम, जैसा प्रोजेक्ट अभी कितना टाइम लगेगा क्या है? क्योंकि हर हुकूमत आती वादे करके चले जाती। जी बिल्कुल वही प्रॉब्लम है। मैं जहाँ पूरे ज़िले के दौरे भी कर रही हूँ, अभी भी हाल ही में मैं यहाँ सिंगरेनी बस्ती में भी जाके आई थी। वो प्रॉब्लम भी 40 ईयर्स से पेंडिंग है। ज़िले में भी बहुत सारे प्रॉब्लम 20 साल 25 साल से पेंडिंग है। ये एक लापरवाही का जो एटीट्यूड है हर एक सरकार का, जो भी सरकार आता है लोगों के प्रॉब्लम्स के लिए, बस उस पर सवाल उठा रही हूँ मैं। और जहाँ जहाँ हम विज़िट के लिए गए, वहाँ MLAs बाग के जाके साफ़ सफाई कर रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी वाले जाके साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो कुछ तो बदल रहा है ना भाई, कोई ना कोई जाके पूछने वाला है, सवाल उठाने वाला है, तो डेफिनेटली चेंज आता। तो ये भी प्रॉब्लम जो है यहाँ 20 साल से जो पेंडिंग है, इसके ऊपर भी हम आवाज़ उठाएंगे और इंशाल्लाह आप सबके मदद से ये भी। शहर हैदराबाद की मारूफ शख्सियत गयासुद्दीन बाबा खान मरहूम के कायम करदा ट्रस्ट हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। ट्रस्ट की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के मनसूबों के हवाले से तमाम तर तफसीलात से इस मौके पर आगाह किया गया। हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लेख ने ट्रस्ट के जिम्मेदारान से बातचीत की।
आई हैव बीन दिस इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे तकरीबन 2015 से आज तक कई बच्चों को गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, उनके माँ बाप के पास कम से कम रोज़ाने के 200-300 रुपये भी नहीं रहते, और कि यतीम बच्चे हैं, सिंगल पेरेंट के बच्चे हैं। ये सब बच्चे उनके बड़े बड़े ख्वाब हैं, कई डॉक्टर बनना चाह रहा, किसी ने IIT से इंजीनियर बनना चाह रहा, किसी ने एक आर्किटेक्ट बनना चाह रहा, या नहीं किसी ने एक अच्छा सा ऑडिटर बनना चाह रहा। ख्वाब बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उनके माँ बाप इतने गरीब है, कम से कम आरटीसी बस में भी 1 से 4 बार आकर हैदराबाद जैसे सिटी दूसरे जगह में बिठाकर उनको पढ़ाना इतना मुश्किल हो जाता है। देन ये ख्याल जो एजुकेशन रिफॉर्मेशन का बहुत बड़ा दिल होना है हमारे गियासुद्दीन बाबू खान साहब की, वो ख्यालत से ये हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस ने उसका स्टार्टिंग हुआ था। वहाँ से लेकर हर साल हम HIE सेट थ्रू बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, उनको 2 साल रिगरस कोचिंग देते हैं, और मैं डीन उनके साथ दिन रात फैकल्टी के साथ, बच्चों के साथ हर चीज़ में, हर गम में, हर चीज़ में, स्पोर्ट्स रहने दो या बच्चे होम सीक रहने दो या पढ़ाई में पीछे हो जाने दो या पढ़ाई में आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले बच्चों को हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। HIE में ज्वाइन होना खाली कॉलेज नहीं है, ये एक सिस्टम में ज्वाइन हो रहे बच्चे। वो सिस्टम ऐसा है, एक बेस्ट डिसिप्लिन बच्चा बाहर निकलेगा, एक बेस्ट लीडर बाहर निकलेगा आफ्टर 2 साल के बाद। ये मेहनत हम, मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स, मैं खुद कॉरपोरेट कॉलेजेस में 24 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास कई डिग्रियां हैं, ये सब मेरे को ये नहीं रखते, लेकिन ये एक बच्चा मेरे से आगे सामने चलेगा, उन डॉक्टर बनेगा। जैसे बच्चों को देखे आप प्रेस मीट में, मैं एक ही बोलता हूँ, बेटा तुम नीट पढ़ के डॉक्टर बनना चाह रहे, बन जाते बस। ओनली यू हैव टू फॉलो द डीन्स प्लान, फैकल्टी प्लान, हमारे माइक्रो शेड्यूल जो है, हमारे मैक्रो शेड्यूल जो है, हमारे टेस्ट शेड्यूल्स जो है, बच्चों को इतना आसान कर देते। तकरीबन 30 साल से गैज़ में जो काम शुरू करे थे, एजुकेशन और जो भी सपोर्ट के लायक है, सपोर्ट देने के लिए एजुकेशन के साथ साथ और दूसरे बहुत सारे ज़रूरतें होते हैं, उसके लिए गियासुद्दीन बाबू खान ट्रस्ट जो है GBT, ये डायरेक्शन में, ये मकसद के साथ काम कर रहा है। और सिर्फ शहर हैदराबाद में ही नहीं है, हर सारे अजलाओं में, तेलंगाना, आंध्र और छोटे छोटे खरियों तक इसका असर पहुंचा है। हर डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से जितने भी होनहार और काबिल बच्चे होते हैं उनका इंतखाब करने के बाद उनको अच्छी तरह से क्वालिटी एजुकेशन देना। एजुकेशन के मामले में उनका एक मकसद था कि अगर मेरिट है बच्चे तो सिर्फ माशी तौर पर वीक होने से उनको उससे महरूम नहीं करना है, हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। ये तकरीबन 30 साल से ये काम कामयाब से चल रहा है, कामयाबी के साथ। और 10-12 साल पहले जो हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस कायम हुआ, उससे और भी इसमें रफ्तार आई। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। जनवरी 21 से 26 के दौरान बेंगलुरु में इंडियन मशीन टूल मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से मेटल फार्मिंग के मौजू पर एक अहम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसमें मुल्क भर से मुताल्लिका सनत के माहिरीन शिरकत करने वाले हैं। इस सिलसिले में आज हैदराबाद में प्रेस मीट का इनेकाद अमल में लाया गया और तमाम तर तफसीलात से आगाह किया गया। Press to make it and to make it
one cooker, pressure cooker in 12 seconds really needs a fully automatic line of the machines and automation. So just trying to give you the relevance to a common man, the machine tool is that way a strategic industry, and we are a part of that. IMTMA is an apex association for machine tool industry, formed during pre-independence India, that is in 1946, has over 500 members. Interesting number that I would like to share with all of you. 3 years, 2017-18 was probably the biggest. Hello, yeah, can you hear me? 2017-18 was probably the biggest by value consumption of machine tools in the world, and the peak that it touched, that is the total value of sales by value globally, was 124 point something, very close to 125 billion. करीमनगर में हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में मुमताज़ अवामी खिदमतगार शख्सियत मोहम्मद अब्दुल नवाब को सुपुर्द खाक किया गया। रियासती वज़ीर इंडस्ट्री श्रीधर बाबू, साबिक़ वज़ीर जीवन रेड्डी और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात भी आखिरी दीदार के लिए मौजूद रहे और उन्होंने मरहूम की खिदमात को खिराज पेश किया। हमारे नुमाइंदे अहमद असद ने बतौर ख़ास श्रीधर बाबू से बातचीत की। सेक्रेटरी हमारे बीच में आज का दिन समाद नवाब साहब नहीं है, चिंता करते हुए तो काम के लिए हर वक्त हर क्षण भी काम करता था। बहुत सारे लोगों को मदद करते करते और एक काम के लिए वो एजुकेशन हो दो, वेलफेयर हो दो, यहाँ का जो मस्जिद अफजल बियाबानी जो ग्रेवयार्ड जो खुद बहुत काम करके ज़िद के ऊपर पूरा बना है। सब लोगों के पास जाके हमारे जीवन रेड्डी साहब का एमएलसी थे वो और दूसरे लोगों के पास भी जाके ये कब्रस्तान के लिए हर फैसिलिटी रहना, इसमें जो गुज़र जाते हैं गुज़र जाने के बाद भी अच्छी तरह अल्लाह के पास जाना। तेलंगाना में सर्दी की शिदत में मजीद इजाफे का अंदेशा है। IMD हैदराबाद और आज़ाद मौसमी माहिरीन ने आने वाले हफ्ते के लिए शदीद सर्द लहर की पेशकशी की। IMD ने अपने साबिक़ा इंतबाह में 2 रोज़ा तोसी की और बताया कि आदिलाबाद, कुमरमी, मासिवाबाद, मंशियाल, निर्मल और दीगर कई मुकामात पर दर्ज हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री कम रह सकता है। हैदराबाद, मिर्चर, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी, मेदक और बोंगीर में कम से कम दर्ज हरारत 11 से 15 के दरमियान रहने की तवक्को है, जबकि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दर्ज हरारत आज 7.2 रिकॉर्ड हुआ, जबकि राजेंद्र नगर इलाके में 8.3 रिकॉर्ड हुआ है। और बढ़ते हैं चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब पर। राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ तकरीबन 1.5 घंटे तक मुलाकात की। मीटिंग का मौजू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, आर्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एक विजिलेंस कमिश्नर की तकरीर थी। इस मीटिंग में राहुल गांधी ने तमाम तकर्रात के बारे में अपना तफसीली इख्तिलाफी नोट पेश किया, लेकिन बहस सिर्फ तरीक़ेकार पर एतराज़ात तक महदूद नहीं रही। उन्होंने आला सतही आइनी और खुद मुख्तार इदारों में समाजी इंसाफ और मुतनासिब नुमाइंदगी का मसला भरपूर तरीके से उठाया। कांग्रेस ज़राए के मुताबिक राहुल गांधी ने बावखार उहदों से पसमानदा तबक़ात, खासतौर पर दलित, OBC, कबायली और अक़लियती बरादरी को मुनज़्ज़म तरीके से निकाले जाने पर फौरी तवज्जो देने का मुतालबा किया। राहुल ने कहा कि हुकूमत ने खुद तस्लीम किया कि इन उहदों के लिए दरख्वास्त गुजारों में 7% से भी कम दलितों की नुमाइंदगी है। इस दौरान राहुल गांधी ने फिर मरतबा मीडिया से बातचीत करते हुए अमित शाह को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ऐवान में अमित शाह खौफजदा नजर आ रहे थे। गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। गलत लैंग्वेज यूज की, मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है। वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली
प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कहा है। मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए, मैदान में आ जाइए, पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथ ने अमित शाह पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि अमित शाह ऐवान में अपने तवील खिताब में ऐसा लग रहा था कि फेक न्यूज़ फैलाने का काम अंजाम दे रहे थे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की मालूमात शेयर कर रहे थे। राहुल गांधी की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब देने के लिए अमित शाह बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जब इस देश के गृह मंत्री सदन में बोलते हैं तो यह अपेक्षा होती है कि वो फैक्चुअल बात बोलेंगे, वो सच बोलेंगे और वो मर्यादा रखेंगे। मुझे सर्वप्रथम बहुत ही दुख है कि वो जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुर्सी पर बैठे हैं वो सदन में इतनी अमर्यादित भाषा, असंसदीय शब्द साला का प्रयोग करते हैं और उनको सभापति महोदय ने टोका नहीं। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। मुझे इस बात का दुख है कि इस देश का गृह मंत्री व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आए हुए फर्रे पढ़ रहे थे आज सदन में। मुझे इस बात का दुख है कि वो फेक न्यूज़ फैला रहे थे, वो मर्यादा की हर सीमा लांघ रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी ने जो 3 सवाल उठाए थे, मशीन रीडेबल लिस्ट देने में क्या दिक्कत है, इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखने में क्या दिक्कत है, और सबसे बड़ी बात कि आपने जो लॉज बदले हैं सीसीटीवी फुटेज वगैरह के, उनको वापस लेने में क्या दिक्कत है। इस बात पर सुई टपक सन्नाटा था। गृह मंत्री वोट चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं, उनके लोग पकड़े गए हैं और इसीलिए वो इतना लंबा भाषण दे रहे थे क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और उसको इतना डिफेंसिव होकर समझाने की जरूरत होती है। घुसपैठियों की बात कर रहे हैं अमित शाह जी। मैं तो पूछना चाहती हूँ, बिहार में तो एसआईआर हो गया, कितने घुसपैठिए मिले? और अगर घुसपैठिए देश में हैं तो यह आपकी विफलता, आपको तो रिजाइन करना चाहिए। आप सदन में भाषण कहाँ से दे रहे हैं? यूपीए के शासनकाल में 4 से 14 के बीच में हमने 88,000 से ज्यादा घुसपैठियों को इस देश से निकाला था। आप अपने 11 साल में 2400 लोगों को निकाल पाए। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? लेकिन आज जिस तरह से मर्यादा को तार तार करने का, व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ने का, पूरा झूठ सदन में खड़े होकर फैलाने का और जिस तरह से सदन की गरिमा को भंग करने का काम अमित शाह ने किया है, वो उसी के लिए जाने जाते हैं। और जब उन्होंने साला शब्द का प्रयोग किया तो मेरे मन में एक ही बात। सुप्रीम कोर्ट ने तलवार तंजीमों के कायदीन उमर खालिद, साबिक चैनी स्कॉलर शलजी इमाम और दीगर के मुलजिमीन की जमानत दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज रखा। ये तमाम अफराद फरवरी 2020 के शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसादात से जुड़ी मुबैना साजिश के केस में मुलजिम हैं। जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एनवी अंजारिया पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें सीनियर वकीला का प्रिंसिपल अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ देव, सलमान खुर्शीद और सिद्धार्थ लोथरा ने मुलजिमीन की जमानत के हक़ में दलाइल दिए। दिल्ली पुलिस ने जमानत की मुखालफत की और 2020 के फिरक़वाराना तशद्दुद को एक मुनज़्ज़म साजिश करार दिया। ताहम अदालत ने दोनों फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद अपना फैसला महफूज रख लिया है। ट्रम्प इंतजामिया ने अमरीकी वीज़ा की दरख्वास्त देने वाले अफराद की 5 साल सोशल मीडिया सरगर्मी जांचने का मनसूबा बनाया। वाज़ेह नहीं किया गया कि नए फैसले का इतलाक़ कब से होगा। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज ये जांचेगी कि आया मुतल्लिक़ा दरख्वास्त गुजार ने अमरीका मुखालिफ, यहूद मुखालिफ या दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ किसी बात की तरवीज तो नहीं की। महकमा ख़ारजा ने इससे पहले सयाहों को जून में हुक्म दिया था कि वो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को पब्लिक करें, जबकि अगस्त में ट्रम्प इंतजामिया ने कहा कि वो वीज़ा और ग्रीन कार्ड की दरख्वास्त देने वालों की सोशल मीडिया पोस्ट जाँचना चाहती है। अमरीका का ऐलान एक ऐसे वक्त में आया जब ट्रम्प ने 1 मिलियन का गोल्ड वीज़ा सर्विस शुरू करने का फैसला किया है। ट्रम्प ने इस सिलसिले में मीडिया को बाकायदा बयान भी दिया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना में पहले मरहले की पंचायत इंतखाबात की पोलिंग आज मुकम्मल। रियासत भर में वोटरों की बड़ी तादाद पोलिंग मराकज़ के बाहर कतारों में देखी गई। रेवंत रेड्डी ने दिल्ली दौरे के मौके पर खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से की मुलाकात, विजन डॉक्यूमेंट हवाले किया, ग्लोबल समिट और दीगर अमूर पर बातचीत। एसआईआर दरअसल बैकडोर एनआरसी ही और एक मखसूस तबके को इंतखाबी अमल से दूर रखने की है कोशिश। लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहत से मुताल्लिक़ बहस के दौरान असद ओवैसी की कड़ी तनकीद। कांग्रेस के साबिक़ से राहुल गांधी हरियाणा, महाराष्ट्र और दीगर मुकामात पर वोट चोरी के हवाले से सबूत पेश कर चुके। अमित शाह ने चैलेंज को कबूल नहीं किया। कांग्रेस से डहल मंतराव का रद्द-ए-अमल। राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ तकरीबन 1.5 घंटे तक की मुलाकात। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, 8 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स और एक विजिलेंस कमिश्नर के तकर्रुर पर तबादले ख्याल। सुप्रीम कोर्ट में तलबा तंजीमों के कायदीन उमर खालिद, साबिक चैनी स्कॉलर शलजी इमाम और दीगर कई मुलजिमीन की ज़मानत दरख्वास्तों पर हुई समाअत। अदालत उज़्मा ने अपना फैसला महफूज कर लिया।
और ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिकी वीज़ा की दरख्वास्त देने वाले अफराद की 5 साला सोशल मीडिया सरगर्मी जांचने का तैयार किया मंसूबा। अमेरिका में 1 मिलियन का गोल्ड वीज़ा सर्विस शुरू करने का भी ऐलान। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।